हेलो दोस्तों, ये हमारा फोर्स कॉन्सेप्ट का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले पुली। पुली क्या होती है, क्या इसका फंक्शन होता है। पुली में हमारा पहला जो हमारा स्टेप है, इसमें हम पुली में मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास ये पुली है, इसका ये जो है ये हमारा है क्या, ग्रूव हमारा क्या है, फ्रिक्शनलेस है। और इस पर इस स्ट्रिंग के द्वारा इस साइड एक मास यम हैंग कर रहा है, दूसरा मास इधर यम1 इधर यम2। तो इस कंडीशन में इस ब्लॉक के अपोजिट इस पर एक टेंशन फोर्स वर्क करेगा। इसी तरीके से इस साइड में भी टेंशन फोर्स वर्क करेगा। यहाँ पर इस टेंशन फोर्स को T1 बोलेंगे, इसको हम T2 बोलेंगे। ठीक। अब ऐसी कंडीशन में जब हमारी पुली कैसी है, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस है, ऐसी कंडीशन में जो हमारा T1 एंड T2 हैं वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। M1 M2 कुछ भी हो सकता है, लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये कुछ भी हो सकता है, बट ऐसी कंडीशन जहाँ पर हमारी पुली मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस होगी वहाँ पर T1 एंड T2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे ही हमारा सेकंड स्टेटमेंट, जब मास एंड फ्रिक्शन बोथ प्रेजेंट, ऐसी कंडीशन में मान लो ये हमारी पुली है, ये पुली की ग्रूव है, इस पे इधर मास M2 हैंग कर रहा है, इधर मास M1 हैंग कर रहा है। इस मास के कारण इस पर T1 है और इस पर T2 टेंशन लगा हुआ है। जब ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पर मास एंड फ्रिक्शन बोथ प्रेजेंट होंगे पुली में, ठीक, तो T1 नॉट इक्वल टू T2। और यहाँ पर कंडीशन क्या, M1 M2 कुछ भी हो, बड़ा भी हो, छोटा भी हो या बराबर हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक। अब इसका एक हम टेबल बना के आपको बताते हैं। जैसे मास फ्रिक्शन ऑन ग्रूव टेंशन T1 एंड T2 रिलेशन, रोटेशन ऑफ पुली। ठीक। अब ऐसी कंडीशन में अगर हम देखें, अगर मास देखें, मास प्रेजेंट है कि नहीं, तो मास अगर प्रेजेंट नहीं है और तब ऐसी कंडीशन में फ्रिक्शन ऑफ ग्रूव भी मतलब प्रेजेंट नहीं है, एंड रोटेशन ऑफ पुली भी प्रेजेंट नहीं है। ये तीनों चीज़ नहीं हो रही हैं किसी पुली में। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, T1 बराबर T2 होगा। ठीक। अगर मास प्रेजेंट नहीं है, मतलब द्रव्यमान, पुली का द्रव्यमान कुछ है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन प्रेजेंट है, रोटेशन ऑफ पुली भी प्रेजेंट है, तो ऐसी भी कंडीशन में क्या, T1 जो है T2 के बराबर होगा। ठीक। अब नंबर थर्ड, अगर मास प्रेजेंट है, फ्रिक्शन ऑफ ग्रुप प्रेजेंट नहीं है और पुली ऑफ रोटेशन भी प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी T1 बराबर T2 होगा। ठीक। अगर मास प्रेजेंट है, फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है, रोटेशन ऑफ पुली भी प्रेजेंट है, तीनों चीज़ प्रेजेंट हैं, तो T1 नॉट इक्वल टू T2 होगा। ठीक। ये हमारा मास, फ्रिक्शन ऑफ ग्रुप एंड रोटेशन ऑफ पुली के अकॉर्डिंग जो है टेंशन के बारे में रिलेशन निकल के आता है। और हमने क्या जाना, अगर पुली
मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस हो तो क्या होगा, अगर पुली में मास और फ्रिक्शन प्रेजेंट हैं तो क्या कंडीशन होगी। अब इसके बाद हम नंबर 4 पॉइंट पे जानेंगे। रियल फोर्सेस में फोर्स ड्यू टू रिजिड रॉड ऑन द ब्लॉक, क्या जानेंगे, फोर्स ड्यू टू रिजिड रॉड ऑन द ब्लॉक। मान लो हमारे पास किसी सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, इस ब्लॉक से एक रॉड अटैच्ड है, तो यहाँ पर इस रॉड मतलब हमारी रिजिड रॉड है, ना घट सकती है ना बढ़ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में ये रॉड अगर इसको इधर से पुश किया जाएगा तब भी इस ब्लॉक पर फोर्स लगाएगी, और इधर से अगर पुल किया जाएगा तब भी इस ब्लॉक को खींचने में फोर्स लगाएगी। तो रिजिड रॉड के द्वारा ऑन द ब्लॉक ऑफ कॉन्टेक्ट पर यहाँ पर पुलिंग फोर्स एंड पुशिंग फोर्स दोनों ही अप्लाई किए जाते हैं या किए जा सकते हैं। ठीक, जब रिजिड रॉड होगी जो किसी ब्लॉक या किसी बॉडी से कांटेक्ट में होगी तो वह उस बॉडी पर पुलिंग एंड पुशिंग दोनों फोर्स अप्लाई कर सकती है। स्ट्रिंग वाली कंडीशन में ओनली पुलिंग फोर्स ही अप्लाई हो सकता है। ठीक, अब नंबर 5 पर हमारा रियल फोर्स में आता है कौन सा, स्प्रिंग फोर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्स। स्प्रिंग फोर्स ये क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स इज एग्जिस्ट्स व्हेन बॉडी अटैच्ड विद स्प्रिंग। सेम कंडीशन है इसकी, जैसे क्या है, स्प्रिंग फोर्स एग्जिस्ट्स व्हेन द बॉडी अटैच्ड विद स्प्रिंग। ठीक, अब यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या क्या होंगी, स्प्रिंग फोर्स है बोथ फोर्स पुलिंग एंड पुशिंग। ठीक, दूसरा क्या होना चाहिए, स्प्रिंग हमारी क्या कैसी होनी चाहिए, मासलेस होनी चाहिए। स्प्रिंग कैसी होनी चाहिए, मासलेस। ठीक, अब इस कंडीशन को समझने के लिए मान लो हमारे पास इस स्मूथ सरफेस के द्वारा एक स्प्रिंग अटैच्ड है जिसमें m मास का एक बॉडी अटैच की गई है। अब इस कंडीशन में इस स्प्रिंग की लंबाई मान लो हमारी l है, ये नॉर्मल कंडीशन की लंबाई है। कैसी लंबाई है, नॉर्मल कंडीशन में। ठीक, इस स्प्रिंग की लंबाई कैसी है, नॉर्मल लेंथ की है ये। अब जब ये नॉर्मल लेंथ पे है तो इस कांटेक्ट पे कोई फोर्स अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, अब हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को थोड़ा बढ़ाया, इसकी नॉर्मल लंबाई l थी तो यहाँ पर इसको बढ़ाया डेल्टा l। डेल्टा l मतलब पूरी लंबाई मान लो L2 मान लो पूरी लंबाई, तो L2 माइनस L बराबर डेल्टा l। ठीक, तो यहाँ पर जब डेल्टा l इस लंबाई को हमने बढ़ा लिया, ये जो हमारी स्प्रिंग थी इसको जब डेल्टा l बढ़ाया तो ये ब्लॉक हमारा सेम नॉर्मल लेंथ में आने की कोशिश करेगा। ठीक, तो इस कंडीशन में इस ब्लॉक पर इस साइड में कौन सा फोर्स लगेगा, पुलिंग फोर्स लगेगा। ठीक, इस ब्लॉक पर इस साइड में कैसा फोर्स लगेगा, पुलिंग फोर्स लगेगा।
ऐसे ही तीसरी कंडीशन, जब इस स्प्रिंग को हम थोड़ा कंप्रेस कर दिया, मान लो डेल्टा एल, इसको जब एक्सपेंशन किया था, स्प्रिंग को यहाँ पर कंप्रेशन किया कितना, डेल्टा एल इसको कंप्रेशन किया, तब ये ऐसी कंडीशन में, फिर एक ऐसी कंडीशन में अपनी नॉर्मल लेंथ में आने की कोशिश करेगा। यहाँ पर स्प्रिंग के द्वारा इस पर कौन सा फोर्स लगाया जाएगा, पुशिंग फोर्स लगाया जाएगा। ठीक, अब अगर यहाँ पर हम सब समझने की कोशिश करें तो ये जो कंडीशन बन रही है स्प्रिंग की, ये हुक्स लिमिट के अनुसार जो एफ फोर्स स्प्रिंग का है, ये पुलिंग एंड पुशिंग, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेल्टा एल के। ठीक, जब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एफ एस इक्वल टू के डेल्टा एल, जहाँ पर के है स्प्रिंग कांस्टेंट, जहाँ पर के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। ठीक, यहाँ पर के बराबर हो जाएगा एफ एस अपॉन डेल्टा एल। ठीक, ऐसे ही इसकी कंडीशन जान लें, ये होता है हमारा फोर्स डायरेक्टेड along द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। फोर्स किसके डायरेक्टेड होता है, along द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ठीक, जब इसमें एक्सपेंशन होता है स्प्रिंग में, तब कैसा फोर्स आएगा, पुलिंग फोर्स आएगा। जब कंप्रेशन होगा तब कैसा फोर्स आएगा, पुशिंग फोर्स आएगा। ठीक, ये हमारी स्प्रिंग की थ्योरी हो गई। अब एक एग्जांपल के तौर पे समझें, जैसे मान लो हमारे पास कोई स्प्रिंग है, जिसकी लंबाई, नॉर्मल लंबाई एल नॉट है, और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, या स्टिफनेस किसकी, इसकी क्या है, के है। ठीक, अगर इस स्प्रिंग को हमने दो भागों में बांट दिया, ठीक, तो दो भागों में बांट दिया मतलब इस भाग को L1 किया, इस भाग को L2 किया, यहाँ पर L1 प्लस L2 बराबर एल नॉट, और जब इसको काट दिया बीचों बीच से मान लो, तो ऐसी कंडीशन में इस स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या आ जाएगा, K1, और इसका क्या आ जाएगा, K2। ठीक, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग इसकी क्या होगी, K1 होगी, और इसकी क्या होगी, K2। तो हमारा K1 और K2 में रिलेशन देखा जाए तो K1 जो हमारा होगा, K1 बराबर होगा m, हाँ मान लो इसका मास है m और इसका मास है n। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा K1 होगा, तो K1 क्या होगा, m प्लस n अपॉन m इंटू के। नहीं, ये मास नहीं होगा, यहाँ पर इसको L1 और L2 में ही लिखा रहे हैं, इसके रेशो हो गए, मतलब एल नॉट को L1 और L2 के रेशो में अगर इसको मतलब कट कर दिया जाए, तो यहाँ पर अगर K1 निकाला जाएगा तो K1 क्या होगा, L1 प्लस L2 अपॉन L1 इंटू के। ऐसे ही यहाँ पर अगर K2 निकाला जाएगा तो क्या होगा, L1 प्लस L2 अपॉन L2 इंटू के। अब यहाँ पर हम देखें तो K जो है हमारा स्टिफनेस, ठीक, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, और यहाँ पर K1 स्प्रिंग कांस्टेंट है, ऐसे ही यहाँ पर K2 स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो अगर इसका मतलब डिवाइडेशन करेंगे तो ये हमारा मतलब क्या होगा, ज़्यादा ही आएगा K से। तो हमारा K1 जो है क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में ग्रेटर देन होगा K से, एंड K2 भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा K से, क्योंकि L1 अपॉन L2, L1 प्लस L2 अपॉन L1 एंड L1 प्लस L2 अपॉन L2 ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक, तो
ऐसी कंडीशन में K1 और K2 जो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है इसको काटने में वो हमेशा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, जो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट टोटल स्प्रिंग का था। ऐसे ही एग्जांपल, जैसे मान लो हमने किसी स्प्रिंग को 3 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक। जब इसको हमने 3 बराबर भागों में डिवाइड किया तो इसकी नॉर्मल लेंथ L0 एंड स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसकी L1 हो गई, इसकी L2 हो गई, इसकी L3 हो गई, ठीक। तो यहाँ पर हमने जब इसको किया तो यहाँ पर अगर हम इसका K1, इसका K2 स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका K3 हो गया, तो K1 निकालेंगे तो क्या होगा, L1 + L2 + L3 अपॉन L1 इंटू K, या K1 बराबर L1 + L2 + L3 बराबर L0, L0 अपॉन L1 इंटू K, ठीक। ऐसे ही K2 बराबर क्या होगा, L0 अपॉन L2 इंटू K, K3 बराबर क्या होगा, L0 अपॉन L3 इंटू K। ये हमारे डिफरेंस कांस्टेंट निकल के आ। अब हम एक ऐसा रियल फोर्स, छठा नंबर, कौन सा फोर्स, फोर्स बाय इलास्टिक कार्ड, इसके बारे में जानेंगे। ये कैसा फोर्स होता है, ओनली पुलिंग फोर्स होता है, ठीक। ड्यूरिंग एक्सपेंशन, कैसा, जैसे ये कभी कंप्रेस नहीं किया जा सकता। मान लो ये हमारे पास एक इलास्टिक कार्ड है जिसकी लंबाई L0 है, जिसका कांस्टेंट K है। ऐसी कंडीशन में इस कांटेक्ट पे इस पर फोर्स लगेगा 0, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन में है। जब इसको बढ़ाया गया, मान लो इसको डेल्टा L बढ़ाया गया, तो इस कांटेक्ट पे इस पर पुलिंग फोर्स लगा, पुलिंग फोर्स लग गया, जो किसके बराबर हो गया, F बराबर K डेल्टा L के बराबर हो गया। इसका कांस्टेंट क्या था, इसका कार्ड कांस्टेंट क्या था, K। इस कारण इस पर जो पुलिंग फोर्स इस साइड में लगेगा वो क्या हो जाएगा, F बराबर K डॉट डेल्टा L, ठीक। अगर इसको हमने क्या किया, कंप्रेस किया, मान लो कंप्रेस किया, कंप्रेस करने पर कंप्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लो डेल्टा L हमने कंप्रेस किया, डेल्टा L कंप्रेस किया, तो यहाँ पर कोई फोर्स, पुलिंग फोर्स कोई लगेगा ही नहीं, खींचेगा ही नहीं, ना तो कोई पुशिंग फोर्स लगेगा। अगर एक बार सिकुड़ गई तो सिकुड़ ही जाएगी, बढ़ेगी है ही नहीं, तो ना तो पुलिंग फोर्स लगा पाएगी, ना तो पुशिंग फोर्स लगा पाएगी। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे F बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक। अब इसके बाद हम बात करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, जिसकी बात हम चौथे लेक्चर में करेंगे।